तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हमारा चैप्टर है। एरर के चैप्टर में हम कर रहे हैं मई जून 11-23 का हमारा सवाल है एएस का। मई जून 11-23 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी तरह क्वेश्चन पेपर में आता है। नॉर्मली जब आता है इसमें से क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन आप समझने के पेपर में आता है। तो नॉन करंट एसेट्स दिए हैं आपको, बिल्डिंग एट वैल्यूएशन है, इक्विपमेंट दिया है, मोटर व्हीकल है, करंट एसेट्स दिए हैं, करंट लायबिलिटीज हैं। पुराना सवाल है इसकी फॉर्मेट बैलेंस शीट का डिफरेंट है, ठीक है। कैपिटल है, उसके बाद प्रॉफिट ड्राइंग्स लिखा हुआ है, लोन है आपका। और अगर हम आगे देखें तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट बैलेंस शीट फॉलोइंग एरर्स आर फाउंड, और इन एरर्स की आपने एंट्रीज भी आपको पास करनी है। तो पहली एंट्री जो आपकी आ रही है वो है गुड्स इन इन्वेंटरी एट 30th April वैल्यूड एट कॉस्ट 15,000 वाज फाउंड टू बी डैमेज्ड, द एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 8,000। मैंने इस बारे में आपको बताया था कि इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, बताया था नहीं। इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से जो कम प्राइस होती है उस पे आपने रिकॉर्ड करना होता है। आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट में इन्वेंटरी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 15,000, जबकि मार्केट में अगर वो बिकती है तो कितने की सेल होती है 8,000 की। तो आप बेसिकली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, आपने अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट नहीं कर सकते। ये फ्यूचर प्रॉफिट है, सो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। तो आपको 15,000 माइनस 8,000 यानी 7,000 से आपको अपनी इन्वेंटरी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। उस इन्वेंटरी को डिक्रीज करने के लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, उसकी हम एंट्री पास करते हैं जी, क्या होती है हमारी डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री पास होगी इसकी, तो क्या होगी जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और क्लोजिंग इन्वेंटरी क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंटरी क्रेडिट, और इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 7,000। आपने कॉस्ट लिखी हुई है इन्वेंटरी की बुक्स के अंदर 15,000, जबकि असल में शरियार इन्वेंटरी की वैल्यू मार्केट में बेचे तो 8,000 की बिकती है। इसका मतलब अपने 7,000 से इन्वेंटरी की वैल्यू हम ज्यादा शो कर रहे हैं, उसी में डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंटरी क्रेडिट हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंटरी जो क्रेडिट हो रही है वो बेसिकली हमारा एसेट है, हमारा एसेट जो है डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो डेबिट हो रही है आपकी, ये डेबिट क्यों होगी शायद आप बताएं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कम रिकॉर्ड की, मतलब हमारी हां ठीक कह रही है, ठीक कह रहे हो। हमने असल में कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दिया 15,000, इन्वेंटरी 15,000 माइनस कर दी, करनी थी आपने 8,000, 7,000 ज्यादा माइनस कर दी। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो गई है 7,000 से। उसको रीइंस्टेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा 7,000 से, और क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी आपकी 7,000 से। ये जो क्लोजिंग इन्वेंटरी क्रेडिट हो रही है बैलेंस शीट कैसे डिक्रीज कर रहा है सर, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो डेबिट हो रही है वो आपका बेसिकली एक्सपेंस है जो कि आप डेबिट करें। ये आपको समझ आ गई कि आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करना होता है, उसकी दोनों मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। दोनों में से कम 8,000 है तो 7,000 से आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंटरी एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसको ठीक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। आगे लोन इंटरेस्ट ऑफ 4% हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स। लोन इंटरेस्ट आपने पे करना था 4%, आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो लोन देखिए, लोन कितना दिया हुआ आपको 2 लाख का लोन है, उस पर अगर हम निकालें 4% इंटरेस्ट तो कितना आता है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4% which is equal to 8,000। इसके हम एंट्री पास कर देंगे, लोन इंटरेस्ट डेबिट डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उसका जो हाँ लोन इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो जाएगा, या एक्लूड लोन इंटरेस्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक ही बात है। लोन इंटरेस्ट पेबल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं बनेगा 8,000 का। तो एक्सपेंस भी आपका रिकॉर्ड करना पड़ेगा और लायबिलिटी भी आपकी, वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे। लोन इंटरेस्ट एक्लूड लोन इंटरेस्ट आप इसकी एंट्री पास करेंगे। आगे देखते हैं, नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट हैड बीन मेड फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन प्रोवाइडेड एट 5% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कहता है डेप्रिसिएशन जो है वो आपने इक्विपमेंट पर अभी तक रिकॉर्ड नहीं की, जबकि वो कहता है कि आप इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज आपको करनी चाहिए, कितनी 5% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए। तो हम देखते हैं हमें इक्विपमेंट कितने का दिया है जी, नहीं जब ना बताया तो फिर एनुअल लेंगे ना। इक्विपमेंट आपका दिया है 5,40,000 का, इस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है कितने परसेंट 5%। तो हम निकाल लेते हैं 5,40,000 का 20% है, सॉरी 5%, ये आपका आ जाएगा 27,000। इससे डेप्रिसिएशन की आप एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या होगी बेटा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस के तौर पे डेबिट होता है आपका, और डेप्रिसिएशन का नाम तो नहीं होता, वो आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 27,000, और इधर भी आपकी आ जाएगी 27,000। ये हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर ली। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट एंट्री आपकी है मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड बाय 10% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल रिपेयर ऑफ 10,000 हैड बीन इनकरेक्टली डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट। तो मैंने बताया था अगर आप एक्सपेंस को एसेट लिख दें या एसेट को एक्सपेंस लिख दें तो एक एंट्री नहीं होगी बल्कि दो एंट्रीज होंगी। तो पहले हम एक एंट्री की बात करते हैं, दूसरी की बाद में बात करेंगे। हमने मोटर व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड बाय 10% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल रिपेयर ऑफ 10,000 हैज बीन इनकरेक्टली डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट। आपने डेबिट किसे करना था जी? व्हीकल रिपेयर को। तो करेक्ट एंट्री आपने पास करनी थी व्हीकल रिपेयर डेबिट और बैंक क्रेडिट, लेकिन व्हीकल रिपेयर को डेबिट करने की बजाय आपने डेबिट किसे कर दिया? गलत। आपने डेबिट किसे कर दिया? मोटर व्हीकल को। तो गौर से देखिए सवाल क्या है, सवाल आपके पास है नहीं तो हमारी बात यही होगा फिर। व्हीकल रिपेयर को 10,000 को आपने डेबिट कर दिया मोटर व्हीकल को। आपने व्हीकल रिपेयर को डेबिट करना था 10,000 से, आपने डेबिट कर दिया मोटर व्हीकल को 10,000 से। अब मोटर व्हीकल को गलत डेबिट किया, उसे उतनी अमाउंट से हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो मोटर व्हीकल आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से, और व्हीकल रिपेयर जो है वो डेबिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से। ठीक है जी। तो व्हीकल रिपेयर टू मोटर व्हीकल आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। लेकिन इसके साथ आप एक एंट्री और पास करेंगे, वो किसी डेप्रिसिएशन को रिवर्स करने। सर वो क्यों? क्योंकि जब आपने व्हीकल रिपेयर एक्सपेंस को गलती से मोटर व्हीकल लिख दिया था तो आपने इस पर 10% डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी हुई है। आपने गलती से व्हीकल रिपेयर को जब मोटर व्हीकल लिखा तो नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी। उस डेप्रिसिएशन को कैंसिल आउट करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन की रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। दिस इज द रिवर्स एंट्री। कितने से? 10,000 का 10% है 1,000, और यहाँ पे क्रेडिट भी आपका हो जाएगा 1,000। ये कैसे पास की मैंने आपको दिखाता हूँ। मोटर व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड बाय 10% पर आपने रिपेयर को लिख दिया मोटर व्हीकल, पहले मोटर व्हीकल को क्रेडिट करेंगे, रिपेयर को डेबिट करेंगे। उस मोटर व्हीकल पर आपने 10% डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी हुई है। 10,000 का 10% आपका आता है 1,000। उस 1,000 की डेप्रिसिएशन को भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका, आप डेप्रिसिएशन में से पैसे निकालकर वापस प्रॉफिट में डाल रहे हैं। हमारा एक्सपेंस ये असल में नहीं था, आपने रिकॉर्ड कर दिया गलत, तो रिवर्स कर रहे हैं एक्सपेंस को। आगे जी, ऑन 28 अप्रैल अ क्रेडिट कस्टमर हु ओड 3,600 was declared bankrupt. It was decided to write off this amount in full. No record of this had been made in the accounts. Bad debts हुए थे आपके, हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो बैड डेट्स की एंट्री सिंपल हम पास कर लेंगे। वो क्या होगी? बैड डेट्स डेबिट या इनरिकवरेबल डेट्स डेबिट, और ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो बताएं बैड डेट्स की अमाउंट हमें कितनी दी हुई थी? 3,600 की, वो डेबिट हो जाएंगे, और ट्रेड रिसीव हमारे क्रेडिट हो जाएंगे 3,600 से। तो ये मैंने सारी एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड कर ली है, पास कर ली है, जो कि हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने करना क्या? इस सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल। करेक्टेड प्रॉफिट आपने फाइंड करना है। इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम अगर रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट हो रहा है उससे प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम अगर रेक्टिफाइड एंट्री में क्रेडिट हो रहा है उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। प्रॉफिट कितना दिया हुआ हमें? कितना दिया है? 80,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है फातिमा। हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ऐसा ही सवाल आपके पेपर में आएगा, प्रॉफिट का अगर क्वेश्चन आता है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में सबसे पहले अगर आप देखिए एंट्री जो हमने पास की है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्या इसमें इनकम स्टेटमेंट का कोई अकाउंट मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रही है, क्लोजिंग इन्वेंटरी करंट एसेट बेसिकली हम ट्रीट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंटरी उसी की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल इफेक्ट हो रही है, तो वो एडजस्ट होगी ऑटोमेटिकली इसके अंदर। क्लोजिंग इन्वेंटरी जो क्रेडिट हो रही है वो बैलेंस शीट के आइटम से एसेट डिक्रीज कर रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में से हम क्या कर देंगे? ये इसको लेस कर देंगे, और ये लेस ये है क्या? बेसिकली लॉस ऑफ इन्वेंटरी हुआ है ना आपका। आपकी इतनी इन्वेंटरी बेसिकली जाया हो गई है जो आपने रिकॉर्ड की हुई थी 7,000 से। हम यहाँ से क्या कर देंगे? हाँ, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, नाम कुछ तो लिखना है ना। उसके बाद लोन इंटरेस्ट, एक्रूड लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट जो डेबिट हो रहा है वो एक्सपेंस है। एक्रूड लोन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल है, वो लायबिलिटी है। तो लोन इंटरेस्ट जो डेबिट हो रहा है वो आपका एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट आपका ये कम हो जाएगा। तो लेस कर देंगे आप इसमें से लोन इंटरेस्ट के नाम से लेस कर देंगे। कितनी अमाउंट आपके पास आ जाएगी? 8,000 हम माइनस कर देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट एंट्री है व्हीकल रिपेयर टू मोटर व्हीकल। हाँ सॉरी, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज की थी आपने, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है, उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? लेस डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट।
यही है सारी बात है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में तकरीबन सारे क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, है ना, ये माइनस ही होगा क्योंकि इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेबिशन तो लायबिलिटी का है, वो बैलेंस शीट का काम है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, इसलिए इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा आपका। फिर व्हीकल रिपेयर डेबिट हो रहा है दोबारा आपका, तो व्हीकल रिपेयर की वजह से भी आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। व्हीकल रिपेयर की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, कितने से, 10,000 से। ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू इनकम स्टेटमेंट ये है, अब इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। कैसे, आपने जो रॉन्ग डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई थी, आपने उस डेप्रिसिएशन को कैंसिल आउट करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने इनकम स्टेटमेंट को, प्रॉफिट को बढ़ाना है आप, क्योंकि आपने गलत एक्सपेंस माइनस कर दिया था, जो माइनस नहीं करना था डेप्रिसिएशन का, वो हुई नहीं थी, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। यस, ऐड हो जाएगी, क्या लिखूंगा मैं, देखें, ऐड कर दूंगा रॉन्ग डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, ज्यादा चार्ज कर दी ना आपने। कितनी अमाउंट है जी इसकी, 1000। फिर बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं आपके, वो माइनस हो जाएंगे, सारी बात है, लेस कर देंगे हम जी बैड डेट्स, तो वो माइनस हो जाएंगे आपके कितने, 3600। अब आंसर निकाल लेंगे जी, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 25,400, दैट इज योर करेक्टेड प्रॉफिट आपका निकला है 25,400। ये आपका आ जाएगा जी करेक्टेड प्रॉफिट, आपका आ जाएगा 25,400। इसको लिख लें, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। अब हमने क्या करना है, सवाल थोड़ा चेंज हो गया है। करेक्टेड प्रॉफिट के अलावा आपने इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है, यानी इसने करेक्टेड क्वेश्चन में करेक्टेड बैलेंस शीट भी मांगी है, वो भी हमें बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम एक पेंट शॉप और ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट को भी आपने करेक्ट करना है, वो भी आपको बनानी पड़ेगी। सर वो कहाँ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखें, आपने प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर, मैंने बना लिया, 25,400 आंसर आता है। फिर प्रिपेयर द करेक्टेड बैलेंस शीट, आपने बैलेंस शीट दोबारा बनानी है, करेक्टेड बैलेंस शीट बनानी है, 7 मार्क्स इसके उसने क्वेश्चन में दिए हुए कि आपके 7 मार्क्स बनते हैं इस पार्ट के। बैलेंस शीट हम अपने सामने रख लेते हैं ताकि हमें बैलेंस शीट नजर आती रहे कि हमारी जो है वो कितने की है। तो उसमें बिल्डिंग एट वैल्यूएशन सबसे पहले नॉन करंट एसेट में कितने की है, 3 लाख की, सही है ना। तो हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, और हम डॉलर के साइन बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं हम फिलहाल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले क्या आपकी आ जाएगी, बिल्डिंग, तो लिखी हुई बिल्डिंग वही हमने लिखनी है। अगर बिल्डिंग के अंदर अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 लाख। मैं बिल्डिंग की वैल्यू सेम टू सेम 3 लाख ही आगे लिख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा। क्यों, इसलिए फखर चेंज नहीं कर रहा कि हमारी जो रेक्टिफाई एंट्रीज हैं ये सब जो दी हुई है इसमें बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी बिल्डिंग मैंने सेम टू सेम लिखी है क्योंकि हमारी रेक्टिफाई एंट्रीज के अंदर बिल्डिंग अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए बिल्डिंग मैंने एज इट इज लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा क्या है। हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखिए अगर आप, तो वह इक्विपमेंट 5,40,000 का इक्विपमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्या सर, इक्विपमेंट 5,40,000 पर हमने फकर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज की है 27,000 की, तो इक्विपमेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले में डिक्रीज कर जाएगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्विपमेंट, आपको भी क्वेश्चन में ये शो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि आप शो ना करें। 5,40,000 आप यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे 27,000 जी, कितना आता है, जी, तो आपका आ जाएगा 513,000, ऐसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट अंदर लिखना है जी मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल दिया हुआ है 3,30,000 का। मोटर व्हीकल पर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, 3,30,000 मोटर व्हीकल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, देखिए फखर भाई, एक तो मोटर व्हीकल जो है वो अगर आप देखें अपनी रेक्टिफाई एंट्री के अंदर, तो मोटर व्हीकल जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है कितने से, ये देखिए मोटर व्हीकल क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, मोटर व्हीकल क्रेडिट भी हो रहा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,000 से डेबिट भी हो रही है। तो मोटर व्हीकल में से शरियार हमने 10,000 माइनस करना और 1,000 ऐड भी करना है जो ज्यादा माइनस कर देगा।
जो ओवरचार्ज कर दी डेप्शन आपने, इसकी वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, वो आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो 3,30,000 माइनस 10,000 और इसमें प्लस कर देंगे हम कितना 1,000 जी। तो ये आपका कितना आ जाएगा 3,21,000। इसका हम कर लेंगे बेटा टोटल जी, कितना आता है जी बताएं। 1134,000 ये आपका फाइंड हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या आ जाएंगे जी करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। जी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें देखना पड़ेगा बैलेंस शीट की, सॉरी एंट्रीज के अंदर। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रही। मतलब देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितने की दी हुई है 70,000 की दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर आप एंट्रीज में देखें तो शरिया क्लोजिंग इन्वेंट्री पहली एंट्री में क्या हो रही है क्रेडिट हो रही है, कितने से 7,000 से। यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री में से आपको 7,000 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उतनी अमाउंट से क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई है, हमने ज्यादा लिखी हुई थी, हमें कम करनी पड़ेगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी आ जाएगी जी 70,000 माइनस 7,000, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 63,000। ठीक है जी। उसके बाद आपकी बारी किसकी आती है जी ट्रेड रिसीवेबल की। तो ट्रेड रिसीवेबल भी डिक्रीज कर रहे हैं, कैसे सर बैड डेट्स की वजह से, है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने दिए हुए 19,000 के, उसमें से माइनस कर देंगे 3,600 के बैड डेट्स। ये मैंने कैसे माइनस किए हैं मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए ये बैड डेट्स और ट्रेड रिसीवेबल एंट्री हो गई, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर रहे हैं 3,600 से, तो हमने ट्रेड रिसीवेबल क्या कर दिए माइनस कर दिए। तो बताएं क्या करते हैं, क्या आता है माइनस करके 15,400 आपका आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद आगे क्या आ जाते हैं जी अदर रिसीवेबल। क्वेश्चन में दिए हुए थे इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में दिए हुए वही लिख रहा हूँ। अदर रिसीवेबल कितने दिए हुए देखें 2,000 के, वो लिख लूंगा मैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है कितना, जो क्वेश्चन में दिया है वो मैं लिख लूंगा कितना 4,000 का, वो दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 4,000 का। इसका हम टोटल कर लेंगे तो आपके पास एसेट्स का करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। बताएं जरा कितना आता है जी। $63,000 plus 15,400 plus 2,000 plus 4,000 84,400। उसमें आप ऐड कर देंगे 1134,000। ये नहीं आता 1218,400। ये आपके पास आ जाएंगे जी क्या टोटल एसेट्स। अब हमने क्या लिखना है जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज आपने शो करनी है, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब कैपिटल एंड लायबिलिटीज की हेडिंग लिख लेंगे। सबसे पहले उसमें हम कैपिटल ही को ट्रीट कर लेते हैं, लायबिलिटीज को बाद में कर लेते हैं। तो कैपिटल में हम क्या करेंगे बेटा प्रॉफिट ऐड करेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना कैपिटल कितना दिया है। कैपिटल में हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट, और यहाँ पर हम प्रॉफिट कौन से वाला ऐड करेंगे कलेक्ट वाला, जो आपने निकाला है रिवाइज प्रॉफिट, वो यहाँ पर आना है। देखते हैं पहले कैपिटल ओपनिंग कितना दिया हुआ है सवाल में। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ बेटा 10 लाख का, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ 10 लाख का ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 10 लाख का, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। कितना है हमारा 25,400। ड्राइंग्स कितनी है हमारी, मेरा ख्याल है 75,000 की है, सही कह रहा हूं मैं, देख लें जी। बताएं जी कितना आता है आंसर आपका, कैपिटल का आंसर कितना आता है हमारा 9,50,400। आपका कैपिटल का आंसर आ जाएगा 9,50,400। उसके बाद आपकी क्या जाती है जी नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका आ जाएगा बेटा लोन आ जाएगा, और लोन हमें कितने का दिया है हम देख लेते हैं। सॉरी लोन हमें दिया है जी 2 लाख का, लोन हम लिख लेंगे जी यहाँ पे आपका लोन आ जाएगा, जो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखूंगा 2 लाख का लोन मैं लिखूंगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि मुझे इसको इनर कॉलम में लिखने की जरूरत ही नहीं है।
रखिए आउटर कॉलम में लोन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी लोन हमने रिकॉर्ड कर लिए। मैं बताता हूँ, जो लोन पे इंटरेस्ट आपने पे करना है ना शहरियार, वो आपकी करंट लायबिलिटी है, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। तो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वो करंट लायबिलिटीज में आएगा, वो नॉन करंट लायबिलिटीज में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल्स, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो ट्रेड पेबल्स हमें कितने दिए हुए क्वेश्चन में, अगर आप देखें गौर करें, 57,000 के, तो 57,000 हम लिख लेते हैं इधर। इस तरह अदर पेबल भी दिए हुए 3,000 के, वो भी आ जाएंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर ही अलग लिखना है अलग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 3,000 है और इंटरेस्ट कितना है इसमें, 8,000 है। ये आपका आ जाएगा जी 11,000, 57,000, 11,000 कितना हो जाएगा। इंटरेस्ट अलग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 68,000 उसको आप ऊपर ऐड कर देंगे। 950,400 प्लस 2 लाख 68,000 आपके पास क्या आ जाएगा जी 1,2,1,0 दैट इज गोइंग टू बी जी। ये हमने अपनी करेक्टेड बैलेंस शीट जो है वो बना दी है। हमने एंट्रीज पास की, उससे प्रॉफिट को करेक्ट किया पहले हमने, और फिर हमने करेक्टेड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर ली है। हाउ टू प्रिपेयर करेक्टेड बैलेंस शीट, हम इस तरीके से बनाएंगे। बैलेंस शीट में सारे आइटम्स पर इफेक्ट नहीं हुआ। इक्विपमेंट में से आपने माइनस की डेप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल में से आपने 10,000 जो गलती से मोटर व्हीकल को डेबिट कर दिया था वो माइनस किया, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर दी थी वो ऐड बैक की है। करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंटरी में से माइनस किया आपने, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस किए, बैड डेट्स, बाकी सब कुछ वैसे ही रहा है। प्रॉफिट जो नहीं आया था वो रिकॉर्ड किया आपने, लोन एज इट इज रहा है, ट्रेड पेबल एज इट इज रहे हैं, क्रूड लोन इंटरेस्ट आपने अदर पेबल में ऐड कर दिया, जो आप अलग से भी रिकॉर्ड कर सकते थे, कोई बुराई नहीं उसके अंदर। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं सवाल पे हम। ये हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट और नेट वैल्यू का मतलब डिफरेंस क्या है। कॉस्ट इज बेसिकली कॉस्ट इज बेसिकली, सही कह रहे हो, कॉस्ट ऑफ बाइंग, cost of buying is called cost. It includes carriage cost and anything which will be incurred to put the asset into working condition, वो सब शामिल होती है। और net realizable value जो होती है मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल होती है आपकी NRV। कॉस्ट जो है वो बात करती है कि what amount have been spent in purchasing a particular inventory, और NRV बात करती है what is the market price of that, मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है। अब वो कह रहे हैं डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डैमेज इन्वेंटरी इन आइटम 1, हमने बता दिए दोनों में से जो इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, ये लिखना पड़ेगा आपको, और बताना भी पड़ेगा कि 15,000 कॉस्ट थी, जबकि उसकी डेप्रिसिएशन करने के बाद जो वैल्यू आई थी वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब रेशियो जब पढ़ेंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 15-22 का, ये आपने घर में करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा। पहला पॉइंट हम देखते हैं, thank you very much for your class, inshallah